So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am there with you with the last part of your unit 1 as well as हमारा unit 2 भी कवर हो चुका है OOP का। तो इनसेम के लिए ये आपकी लास्ट वीडियो होगी एंड कंप्लीट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे अगर आपने इस वीडियो को कर लिया। एंड बहुत सारी मतलब इम्पोर्टेंट जो OOP के कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, देन मेनी ऑफ द चीजें लाइक डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड ऑल, ये सब आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, इतना सिंपल कोई भी आपको नहीं बताएगा। मैं सिंपल आपको उतना ही बताने वाली हूँ जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए चाहिए, एंड डेफिनेटली उतना ही कंटेंट आपको चाहिए एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा मैं अभी OOP पढ़ा रही हूँ, मैं FDS पढ़ा रही हूँ, मैं DLD, CG, DM सब आपके सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई भी सब्जेक्ट का यूनिट पढ़ना है तो प्लीज गो एंड सर्च एट लाइक इन माय चैनल, एंड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सब सब्जेक्ट्स की। तो प्लीज आप अपना इनसेम का प्रिपरेशन वहां से कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपको अगर नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज नीचे जो गूगल फॉर्म के लिंक्स हैं आप अपने ब्रांच के हिसाब से उसको फिल कर सकते हो। एंड सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल की, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहां पर आपको सब नोट्स प्लस सारे क्वेश्चन बैंक्स प्लस सारे आपको इनसेम के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सब वहां पर मिल रहे होंगे। सो दैट विल बी अ कंप्लीट थिंग फॉर योर इनसेम एज वेल। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। दैट विल बी फॉर योर OOP यूनिट 1, दैट विल बी पार्ट 4। हाँ, हमने ज्यादा पार्ट्स किए। मैं ऑफ कोर्स OOP और FDS के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये जो है ना कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको यही यहाँ पर इस स्टेज पे सेकेंड ईयर में आपको अच्छे से समझ गए तो आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में उनको वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई नो कि हाँ थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा कि हाँ मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर लिए, इसी ईयर क्लियर कर लिए, तो आपको बिल्कुल भी आगे जाके उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स ऑल, मैं यही मोटो रखना चाहती हूँ एंड आपसे भी यही एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ कि आप भी हर सब्जेक्ट मतलब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उस हिसाब से आप कंप्लीट करो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक तो आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी कि वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, जहां जरूरत है कि मतलब ये आपको एग्जाम्स में नहीं है लेकिन हाँ इससे मतलब ये कोड आप ऐसे करोगे, ये प्रोग्राम करोगे तो डेफिनेटली आपका आगे फायदा होगा। तो दैट विल आई डू। ओके, सो दैट इज द ओनली थिंग। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि इस वीडियो के अंदर हम बेसिक जितनी भी चीजें बची हुई है हमारे यूनिट 1 की वो हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। अगर आपने मेरा यूनिट 2 देख लिया है तो इनहेरिटेंस तो आपको बहुत ही अच्छा जाएगा, तो बिल्कुल आपको वो पार्ट मतलब देखने की भी जरूरत नहीं होगी अगर आपने इनहेरिटेंस टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो। देन पॉलीमॉर्फिज्म अलॉन्ग विद एसेंशियल C++ फीचर्स, जो कि हम फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेंबर्स, इनलाइन फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शंस को देख रहे होंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपने अभी तक जो भी मतलब वीडियोस हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। नाउ यू आर देयर ऑन द लास्ट ऑफ योर वीडियो। तो चलिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेटा एनकैप्सुलेशन। तो डेटा एनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, आपको हाँ दिए हुए हैं अलग लेकिन हाँ दोनों सेम है, एनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। देखो यहाँ पर एनकैप्सुलेट्स डेटा एंड मेथड्स। तो हमेशा इन डेटा एनकैप्सुलेशन अगर वर्ड आपके सामने आए तो हमेशा दो चीजों को याद रखना, जो कि है एक डेटा और है एक मेथड्स। ठीक है, तो डेटा यानी कि वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स यानी कि फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे डेटा या मेथड्स, आप या फिर ऐसा कह सकते हो कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन अगर है एक सिंगल यूनिट के अंदर, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि ये यहाँ पर डेटा एनकैप्सुलेशन हुआ है। ठीक है, think of it as a protective barrier surrounding your code, preventing direct access to the internal workings of your objects। ये आपको याद है मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स बताए, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, है ना। तो पब्लिक के अंदर क्या होता है, जो डेटा हम पब्लिक में रखते हैं, जो हम क्लास क्रिएट करते हैं उसके अंदर ये एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। जब पब्लिक होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर जो कोड होगा या जो भी प्रोग्राम मेथड्स वगैरह होंगे वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट है तो हम नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड है तो भी हम कुछ पॉसिबिलिटीज में नहीं कर सकते। तो उसके
उसके लिए हमने सीखा था फ्रेंड फंक्शन, है ना, जो कि हमने यूनिट 2 में पढ़ा हुआ है। तो वो ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन अगर एक प्राइवेट है एक्सेस मॉडिफायर हमारा, तो वो मतलब हम डायरेक्ट एक्सेस बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये कहाँ पर हेल्पफुल होता है, तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर ये चीज एक्सेप्टेबल होती है। सो this helps to maintain data integrity and ensures that the changes to one part of your code don't inadvertently break other parts, ठीक है। और कंट्रोल एक्सेस भी होता है हमारा उस डेटा के ऊपर, उस मेथड्स के ऊपर जो भी हम उस क्लास में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो these methods control the way data is accessed and modified, promoting a structured and predictable approach to working with your objects. Encapsulation makes your code more robust, easier to maintain and less prone to errors, ठीक है। तो बेसिकली आपको कितना ध्यान में रखना है, आपको ये पूरा ध्यान में रखना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप इतना समझो बस कि एनकैप्सुलेशन एक मैकेनिज्म है जहां पर हम डेटा और फंक्शंस को बाइंड करते हैं, दैट मैनिपुलेट द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज योर क्लास, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, एनफोर्सिंग रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, लाइक आप मतलब एक्सेस स्पेसिफायर जो यूज करते हो प्राइवेट और पब्लिक वगैरह। So encapsulation helps in protecting the data from accidental modifications, okay? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एनकैप्सुलेशन के अंदर होता क्या है। तो हम इसका जल्दी से कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने अभी तक के लिए कितनी चीजें सिखाई हुई है, लाइक एरेज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, डेटा टाइप्स, एल्स इफ, इफ एल्स, मतलब ये सब चीजें हमारी हो चुकी हैं, राइट। तो आज हम जो है, आज हम मतलब इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो हम देखने जाएंगे, ओके। सो यहाँ पर अब मैं आज का पार्ट 4 है ना, तो बस इसके लिए बना लेती हूँ एक फाइल, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आता होगा आपको। एंड हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो सिंपल अब मैं आपको बताऊंगी कि डेटा एनकैप्सुलेशन उसके अंदर हम क्या करते हैं। तो देखो बेसिकली हमें क्या करना है, एक क्लास बनानी है, ठीक है। और उस क्लास के अंदर हम एक प्राइवेट डेटा मेंबर यूज करेंगे, ठीक है। एक प्राइवेट में वेरिएबल बना दूंगी, ठीक है, प्राइवेट डेटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो हमने प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, डेटा बना दिया, उसके अंदर हम खुद से उसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, सेट करेंगे, एंड फिर बाद में उसी को हम आउटपुट ले लेंगे, यानी कि गेट कर लेंगे। इसका मतलब हम सेटर और गेटर मेथड्स को यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड सिंपली वो जो प्राइवेट था, वो मतलब प्राइवेट तो है लेकिन उसके अंदर हम ही वैल्यू डाल रहे हैं एंड हम ही अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो प्राइवेट डेटा हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, डेटा एनकैप्सुलेशन हो जाएगा। एंड सिमिलरली यही सेम कोड आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन हाइडिंग, क्लियर है ना। तो वहां पर मैं आपको कोड भी करूंगी, आपको मैं सिर्फ बता दूंगी कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग है क्या, एंड सिंपली आपको सेम कोड को वहां पर प्रेफर करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देके इसको समझ लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले हमें बनानी होगी क्लास, ठीक है। तो लेट्स से मैं क्लास बना रही हूँ फॉर स्टूडेंट, ओके। नाउ अब जैसे मैंने बोला कि मैं एक बनाऊंगी प्राइवेट स्पेसिफायर। अब देखो मुझे ये पे प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम जब क्लास बनाते हैं एंड अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर इंट एंड कोई वेरिएबल बना दूं तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। इसलिए अगर आपको पब्लिक करना हो तो आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप प्राइवेट लिखना चाहते हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आई हैव टू एक्सप्लेन यू, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आई हैव रिटन दैट एंड आई एम डिक्लेयरिंग इंट एज ओवर हियर। दिस इज नथिंग बट योर प्राइवेट डेटा, ओके। समझ में आ गया। नाउ इसके बाद मैं बनाऊंगी पब्लिक एक स्पेसिफायर, एंड पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर मैं लिख रही होंगी अपने मेथड्स को। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि void और int ये दो हम यूज करते हैं ना, तो void मैं यहाँ पर यूज करूंगी, क्यों? क्योंकि आपके पास अब आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यूनिट 2 मुझसे पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग, ठीक है। तो आपके पास सारे आंसर्स होने चाहिए। जैसे कि अब void है तो void के अंदर हमारा रिटर्न टाइप होता है क्या? नहीं होता है। अगर हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो हम सिंपल void यूज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ रिटर्न करवाना है तो हम int यूज करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो सिंपल मैं void यूज कर रही हूँ, एंड मुझे सेट करनी है एज, तो आई एम यूजिंग सेट एज, ओके। सो ये मैंने एक मेथड बना दिया जिसके अंदर आई एम राइटिंग इंट ए, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल है। अब इसके अंदर कुछ ज्यादा किया क्या हमने? नहीं। एंड देन यहाँ पर हम लिख देंगे, अब देखो इंट ए जो मैंने बनाया है ना, तो उसके अंदर मुझे मतलब इंट ए की वैल्यू जो है वो मुझे एज के अंदर पास करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? देखो सिंपली मैंने प्राइवेट डेटा बनाया जो कि है एज,
है ना। अब उस एज के अंदर मुझे कोई डेटा देना होगा, है ना, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, ये जो मैं वैल्यू यहाँ पर से ले रही हूँ, मतलब यूजर से मैं इनपुट ले रही हूँ ना इंट ए, तो वो ही मैं इंट ए जो है वो मैं एज के अंदर क्या करवा लूंगी, असाइन करवा लूंगी। हमेशा हमें पता है राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में जाके स्टोर होती है, तो यहाँ पर ये जो ए है वो जाके एज में हो रहा है, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब मुझे ना रिटर्न करवानी है एज, तो मैं वॉइड यूज करूंगी या इंट यूज करूंगी, तो डेफिनेटली मैं इंट यूज करूंगी। एंड देन मैं गेट एज वाला एक मेथड लिखूंगी जिसमें मुझे एक्चुअली कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ रिटर्न करवाना है एज को, ठीक है। सो दैट्स इट। हमारा ये जो हमारा एनकैप्सुलेशन वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, एक डेटा को और डेटा मेथड्स यानी कि उनके फंक्शन को एक ही क्लास में क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। तो यही तो है ना एनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन, क्या है, इट इज अ मैकेनिज्म वेयर वी बाइंड द डेटा, यानी कि ये वेरिएबल एंड फंक्शंस, यानी कि ये फंक्शंस इन वन सिंगल यूनिट विच इज कॉल्ड एज योर क्लास। बस यही है आपका क्या, डेटा एनकैप्सुलेशन। तो जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता होगा डेटा एनकैप्सुलेशन का। अब देखो यहाँ पर, अब हम मेन फंक्शन के अंदर इनको कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे पहले तो मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट नाम से और एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, लेट्स से एस, ओके। एंड देन अब मुझे क्या करना है, सेट करना है और एज को गेट करना है। तो सिंपली अगर मुझे सेट करना है तो यूजिंग सेटर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डॉट, है ना, उसके बाद सेट एज, ओके, सेट एज। अब मैंने सेट एज के अंदर क्या पास किया है, इंट ए, यानी कि मुझे कोई वैल्यू यहाँ पर देनी होगी, सो लेट्स से 19, है ना। एंड देन आपने यहाँ पर क्या कर लिया, एज को सेट कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सी आउट कर सकते हो एज, ठीक है, एज यहाँ पर आपने सी आउट कर ली। एंड देन अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एस डॉट, अब गेट एज होगा, क्योंकि गेट एज फंक्शन में हमने रिटर्न करवाई है एज, है ना, बस सिंपल। एंड यहाँ पर आपको इसको मेथड बना देना है। एज सच इसके अंदर कुछ आपको देना है क्या, नहीं, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखा है। एंड दैट्स ऑल, यहाँ पर हम एंड एल कर देंगे, तो वी विल कम ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। एंड दैट्स ऑल, दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम फॉर योर डेटा एनकैप्सुलेशन। तो मुझे बताओ थोड़ा सा सोच के कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली एज कोलन 19 आंसर हमारे पास आना चाहिए। एज इज 19, ठीक है, तो आ गया हमारे पास आंसर। डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि एनकैप्सुलेशन हम एग्जैक्टली कर कैसे रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ डेटा और फंक्शंस को एक क्लास के अंदर रखना होगा, ठीक है, दैट्स ऑल। डेटा एनकैप्सुलेशन आई थिंक इट इज क्लियर नाउ लेट्स सी अबाउट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए क्या कर लेती हूँ, वापस में इसी के अंदर लिख लूंगी, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो सिंपल डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो आपने अभी थोड़ा सा अच्छे से दिमाग के अंदर ना वीडियो पॉज करो एंड आप थोड़ा सा ऐसा सोचो कि मैंने क्या पढ़ा डेटा एनकैप्सुलेशन के अंदर, थोड़ा सा आप अपने माइंड को चलाओ एंड आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली एनकैप्सुलेशन के अंदर होता क्या है। नाउ लेट्स सी अबाउट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन भी एक आपका ओपी का कॉन्सेप्ट है ना, तो ये भी हाइडिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। जैसे अब हम डेटा हाइड कर सकते हैं ना, तो जैसे मैंने बोला एनकैप्सुलेशन वो किसके इक्वल है, सेम प्रोसीजर है आपके इंफॉर्मेशन हाइडिंग का। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ये भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग ही है, जो कि इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है, यानी कि कोई भी चीज वर्क कैसे करती है उस पे हमें फोकस नहीं करना है, लेकिन हाँ उसका आउटपुट क्या हो रहा होगा उस पे हमें फोकस करना है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको लूंगी, यानी कि जैसे कि हमारी कार होती है ना, तो हमें सिर्फ उसके सपोज मुझे इंजन है उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मेरे पास मैं एक ऐसा फंक्शन अभी बनाऊंगी, अगर इंजन मेरा स्टार्ट है तो मैं प्रिंट करवा दूंगी कि इंजन इज स्टार्टेड एंड मतलब बस इंजन इज स्टार्टेड, इतना ही मुझे प्रिंट करवाना है। मुझे उसके पीछे की वर्किंग समझने की जरूरत है क्या, कि इंजन स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से क्या मैकेनिज्म गया, इंटरनली कार में क्या हुआ, ये सब समझने की जरूरत नहीं है ना। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ डेटा का जो वर्किंग है उसको हमें निग्लेक्ट करना होगा एंड उससे जो आउटपुट मिल रहा है बस उसी पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो यही होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या है, एक concept of hiding है the internal details of how something works and showing only the essential features. In C++, abstraction can be achieved using classes where complex implementation details are hidden and only the functionality is exposed
गोज टू द यूजर। समझ में आ गया? तो अगर सपोज मुझे एक एग्जांपल मैंने जैसे अभी आपको बताया कार का मुझे बनाना है, तो लेट्स मेक अ क्लास नेम्ड एज कार इटसेल्फ एंड अब मुझे एक पब्लिक में स्पेसिफायर यहाँ पर बना देती हूँ एंड इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख देती हूँ जो कि होगा मेरे void के अंदर एंड दैट विल बी रिलेटेड टू स्टार्ट इंजन। ठीक है, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो कि डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्टार्ट मेथड है एंड अगर ये कॉल होता है तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगी क्या, प्रिंट करवा दूंगी इंजन स्टार्टेड। ठीक है, इंजन स्टार्टेड, सिंपल। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर करवा देती हूँ एंडल, यानी कि हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। तो बस इतना ही मैंने एक फंक्शन ही बनाया है क्लास के अंदर, दैट्स इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैं वो बना लूंगी इसके अंदर, है ना। तो कार मैंने क्या कर लिया, मेरा जो है वो क्लास है, उसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, लेट्स से माई कार, है ना। अब माई कार के अंदर जाके मैं कॉल कर लूंगी अपने स्टार्ट इंजन को। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ करना है क्या, नहीं, सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वी don't need to know how the engine works, right? तो हमें यहाँ पर ये समझने की जरूरत नहीं है कि इंजन वर्क कैसे कर रहा है, लेकिन जस्ट उसका जो आउटपुट आने वाला है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, बस हम उसको ही यहाँ पर एक्सेस कर रहे होंगे। हमें कोई भी उसकी वर्किंग को समझने की जरूरत नहीं है एंड दैट्स इट, इट इज नथिंग बट योर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बस इतना ही एग्जांपल है जो कि आपके एब्स्ट्रैक्शन अगर आपने क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उसके अंदर लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल सिंपल। इसको मैं रन करके देखूंगी ना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा उसका, सिंपली ये इंजन स्टार्टेड, ऐसा ही आंसर आना चाहिए। तो दैट्स इट, हमारे पास आंसर आ गया है इंजन स्टार्टेड। ठीक है, तो सिंपल ये क्या है, जस्ट आपने क्या करना है, एक ऐसा कोड बनाना है जिसमें मतलब उसकी फंक्शनैलिटी, बस मतलब जो उसका लास्ट एट द एंड फाइनल फंक्शन है वो ही मेंशन होना चाहिए, उसके अंदर की जो वर्किंग है वो सब नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑफ कोर्स यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों के अंदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स सी इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो मैंने इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए यहाँ पे यही कंटेंट ज्यादा रखा है क्योंकि कोड जो है वो सेम आपका होगा इनकैप्सुलेशन वाला। ठीक है, तो देखो जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स, अब मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देती हूँ एक्सेस स्पेसिफायर्स को। सो इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स ओनली। इंफॉर्मेशन हाइडिंग हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, बाय दीज ओनली, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि हम अपना डेटा हाइड कर सकते हैं। सो दिस स्पेसिफायर्स कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स। अब क्लास में दो ही मेंबर्स होते हैं, या तो वेरिएबल्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं, है ना। फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, हमें बाहर अगर क्लास के वो एक्सेस करवाने तो यही एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जो कि उनका जो एक्सेसिबल मोड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट के अंदर क्या होता है, मेंबर्स डिक्लेयर्ड प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास इटसेल्फ, दे आर हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सेस, है ना। प्रोटेक्टेड के अंदर मेंबर्स डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास इटसेल्फ एंड बाय इट्स डिराइव्ड क्लासेस ओनली। तो प्रोटेक्टेड के अंदर ये हो जाता है थ्रू इनहेरिटेंस हम उसको कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सेस। और पब्लिक जो होते हैं वो हर जगह एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, अब एनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे एनकैप्सुलेशन के अंदर। ठीक है, सो इट एंश्योर्स दैट द इंटरनल डेटा एंड लॉजिक ऑफ अ क्लास रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स, प्रिवेंटिंग अनवांटेड साइड इफेक्ट्स एंड मेकिंग योर कोड मोर रिलायबल। ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग अगर आपको ऐसा शॉर्ट नोट आया है तो सिंपल आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छे से मेंशन करो एंड देन आप क्या कर सकते हो, मैंने जो आपको कोड दिखाया यहाँ पर, तो सिंपल आपने एनकैप्सुलेशन वाला, ये तो एब्स्ट्रैक्शन का है, तो एनकैप्सुलेशन वाला कोड आप जाके वो ही सेम टू सेम वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल, उसके अंदर आपको ज्यादा कुछ करने की है नहीं जरूरत। आप चाहो तो आप अकाउंट बैलेंस वाला एग्जाम्पल ले सकते हो उसके अंदर, है ना। तो वो सिंपली जैसे अभी मैंने स्टूडेंट का लिया था एनकैप्सुलेशन में, आप बैलेंस, अकाउंट बैलेंस का ले सकते हो ताकि वो समझ में आए कि हाँ इंफॉर्मेशन हाइड हो पा रही है। ओके, so that's all about information hiding. Now let's see inheritance. तो inheritance तो आपको आता ही होगा, आपने सीखा हुआ है कि इसके अंदर आपने
अपने यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का वहां पे से आप एक भी एग्जांपल उठा के यहाँ पे लिख दोगे तो दैट्स इट। क्योंकि हमें क्या है, देखो अभी जो हमारा सिलेबस डिजाइंड है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें हर कॉन्सेप्ट की ना इंफॉर्मेशन दी गई है, बेसिक इंफॉर्मेशन। यानी कि इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, बेसिक वो। पॉलीमॉर्फिज्म का कैसे लिखा जाता है, बेसिक वो। लेकिन डेडिकेटेड उनके ऊपर यूनिट्स भी हैं, जैसे कि हमने इनहेरिटेंस पूरा डेडिकेटेड यूनिट पढ़ा, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक जो कि रिलेटेड आपके इनहेरिटेंस के है वो हमने समझा। तो बेसिक जो होता है ना वो फिर मतलब उसके सामने एकदम इजी लगता है ना। तो इसीलिए यूनिट 1 जो है वो सबसे इजी आप ऐसा समझो, क्योंकि आप जब पूरा एंड कर लोगे ना अपना ओओपी, जब हमारा पूरा सेमेस्टर हम पढ़ लेंगे ना उसको, तो हमें समझ में आएगा कि यूनिट 1 तो सिर्फ एक ओवरव्यू था कि हमें पूरे ओओपी के अंदर करना क्या है उसका, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के बारे में मैं बता दूं, अगर जिन्होंने यूनिट 2 नहीं देखा हुआ है उनके लिए, तो इनहेरिटेंस भी आपका ओओपी का कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप एक न्यू क्लास के अंदर जो भी अगर आपको इनहेरिट करवाना है प्रॉपर्टीज और मेथड्स को फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, तो वो आप सिंपली करवा सकते हो। एंड ये कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है और रिलेशनशिप बिल्ड करता है बिटवीन द क्लासेस, है ना। तो सिंपल आप इनहेरिटेंस का मतलब ले सकते हो एग्जांपल। लाइक सपोज मैंने यहाँ पर ही ना, मैं आपको यहाँ पर ही दिखा देती हूँ एक सिंपल सा कोड करके कि आप इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेती हूँ जो कि है मेरी बेस क्लास, एंड उसके अंदर पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से void, एंड लेट्स से उसका नाम होगा शो, एंड उसके अंदर मैं सी आउट करवा दूंगी बेस क्लास, ठीक है। बेस क्लास एंड एंड एल करवा दूंगी सिंपली। तो ये मेरा एक बेस क्लास हो गया। एंड देन मैं एक और क्लास बनाऊंगी जिसके अंदर मैं अपने बेस क्लास को इनहेरिट करवाऊंगी। तो लेट्स से उसका नाम होगा डिराइव्ड। तो अगर मुझे इनहेरिट करवाना है तो मुझे देना होगा कोलन, देन मुझे लिखना होगा पब्लिक एंड देन बेस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको 100% क्लियर होगा अगर आपने यूनिट 2 देख लिया है तो, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखती हूँ, सिंपल अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर बेस क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर लिया। यानी कि बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज अगर मैं सिर्फ डिराइव्ड क्लास को कॉल कर रही हूँ, यहाँ पर उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, एंड ऑब्जेक्ट डॉट अब मैं शो कर रही हूँ, जो कि शो मेथड किसका है, बेस क्लास का है। तो लेट्स सी कि मेरे पास वो रन होके आएगा या नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे बेस क्लास नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। इनहेरिटेंस आपने अगर यूनिट 2 देख लिया होगा तो, अगर नहीं देखा है तो ठीक है, आपको अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। एंड देन आप यूनिट 2 को वैसे भी आपको पढ़ना ही है इन सब के लिए, तो आप वहां से अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर योर इनहेरिटेंस। एंड नाउ दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, तो हमने अगर आपने वैसे तो बायो नहीं होगी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब होता है कि एक ही चीज की बहुत सारे फंक्शंस। यानी कि अगर कोड के अंदर हम देखें तो अभी जैसे हमने शो मेथड लिखा, तो यही शो मेथड हम अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग मेथड्स के अंदर यूज करेंगे। तो सेम अगर नाम है एंड उनके अंदर अगर फंक्शंस अलग है तो क्या होगा, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है। तो सिंपल आपके पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये दोनों भी मतलब पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर डेडिकेटेड हमारा यूनिट है, तो ऑफ कोर्स हम वो वहां पर पढ़ रहे होंगे। लेकिन अब एक सिंपल आपको ओवरव्यू चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आया तो लिखने आना चाहिए, बेसिक है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं हम सिंपली। तो सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब आप उसको मेनी फॉर्म्स बोल सकते हो। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स एंड अलाउज वन फंक्शन टू बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला 2 टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम जिसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, और रन टाइम जिसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कंपाइल टाइम का, ठीक है, जिसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। एंड ये आपने यूनिट 2 के अंदर एग्जैक्टली पढ़ा हुआ है, जो कि हम ओवरलोडिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना। तो वो ही सब है, इसके अंदर कोई और चीज है नहीं। तो सिंपल अब हमें इसको कंपाइल टाइम एग्जांपल समझना है, किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का। तो यहाँ पर मैं एक पब्लिक स्पेसिफायर बना देती हूँ, एंड यहाँ पर लेट्स से एक मैं ना प्रिंट करवाना चाहती हूँ, प्रिंट वाला। तो सिंपल एक प्रिंट नाम का मैंने क्लास बना ली।
देन पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर अब मैं एक फंक्शन बनाती हूँ जो कि है void, ठीक है, एंड उस फंक्शन का नाम के अंदर मैं डिस्प्ले ऐसा उसका नाम रखती हूँ सिंपल। अब मुझे उसके अंदर int I जो है वो करवाना है प्रिंट, ठीक है। तो मैं एक ऐसा कोड बना रही हूँ जिसमें मैं इंटीजर को प्रिंट करवाऊंगी और डबल जो होता है ना, जैसे हमारी फ्लोटिंग वैल्यू होती है वैसा वो उसको प्रिंट करवाऊंगी, लेकिन फंक्शन का नाम सेम ही रखूंगी जो कि होगा डिस्प्ले, ठीक है। ऐसा देखते हैं करके, एंड दैट इज नथिंग बट योर पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पर जैसे कि इंटीजर बना लिया है ना, यहाँ पर मैंने इंटीजर बना लिया, तो सिमिलर यहाँ पर मैं इंटीजर प्रिंट करवा रही होंगी एंड यहाँ पर मैं पास कर दूंगी I जो कि मैंने यहाँ पे लिया है ना, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आ जाएगा एंडल। तो ये एक मेरा फंक्शन हो गया डिस्प्ले फंक्शन, है ना। अब इसके बाद मैं इसी फंक्शन क्लास के अंदर एक और void डिस्प्ले ही बनाती हूँ, ठीक है। उसी के अंदर मैंने बनाया एंड उसको मैं दे रही हूँ डबल डेटा टाइप एंड सिमिलर उसको जो मैंने डी उसके अंदर मैंने बना लिया वेरिएबल। तो उसके अंदर सिंपल मैं सी आउट करवा रही होंगी डबल, है ना, डबल एंड इसके बाद यहाँ पर मैं डी को पास कर दूंगी, है ना, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका एंडल, ठीक है। तो ये दोनों भी देखो फंक्शन का नाम तो सेम ही है, फंक्शन का नाम तो सेम ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं सिंपली प्रिंट को कॉल करूंगी ना तो यहाँ पर हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा एंड उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट करवाऊं, है ना। तो यहाँ पर उसी चीज को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, देखो अलग अलग। तो सपोज मेरा क्लास है प्रिंट, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं करूंगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले एंड इसके अंदर सबसे पहले जैसे मैंने इंटीजर दिया है तो सपोज मैं यहाँ पर 5 डाल दूंगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये इंटीजर वाला है, तो ये उसने समझ लिया। अब सिमिलर पैटर्न में मैं ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करूंगी एंड यहाँ पर मैं कोई डबल वैल्यू देती हूँ, लेट्स से 3.14, तो वो यहाँ पर समझ जाएगा कि यार ये डबल वैल्यू है, इसके अंदर पॉइंट यूज हुआ है। एंड यहाँ पर देखो डबल लिख के आएगा अगर आप हवर करोगे तो VS कोड में, एंड यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर आप हवर करोगे तो इंटीजर लिख के आना चाहिए एंड वो आ गया, ठीक है। तो सिंपल आपको ऐसे करना है एंड आप जब इसको प्रिंट करवाओगे तो देखो यहाँ पर कंपाइल करने के बाद इसके देखो इंटीजर आया 5 और डबल आया 3.14, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ तो क्योंकि मतलब हमने क्या किया, हमने सिंपल उसके अंदर वैसी टाइप की वैल्यू दी ना, तो उस वैसी टाइप की वैल्यू से हमें समझ में आ गया डिस्प्ले फंक्शन को कि हाँ कौन सी वैल्यू को यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यही होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम पर पॉलीमॉर्फिज्म होता है एंड इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब मेथड ओवरराइडिंग भी होता है ना, मेथड ओवरराइडिंग। तो उसके अंदर थोड़े से वो मतलब जैसे हम दिस वाला फंक्शन यूज करते थे ना, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, वर्चुअल वगैरह सब यूज होता है। तो अगर आपने यूनिट 2 देख लिया होगा ना, पॉइंटर्स एंड ये इनहेरिटेंस, वहां पे अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो यहाँ पर आपको पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रन टाइम के लिए देखो मैं एक क्लास बनाती हूँ, लेट्स से यहाँ पर मैं इसको कट कर लेती हूँ एंड बेसिक मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ अभी रन टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ पर इन्फो देखो, अब जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर क्या करना है मैंने आपको बता दिया, इनहेरिटेंस देख लिया। तो सिमिलरली अब हम पॉलीमॉर्फिज्म में आधे पार्ट देख चुके हैं कंपाइल टाइम का, अब हमें रन टाइम देखना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर आपने अपना सा बॉयलर प्लेट कोड है आपका एंड मैं एक क्लास बनाती हूँ, लेट्स से मैं शेप एक क्लास बनाती हूँ यहाँ पे एंड उसके अंदर पब्लिक एक स्पेसिफायर होगा, ओके, स्पेसिफायर, एंड उसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रही होंगी void जो कि होगा ड्रॉ फंक्शन, ठीक है। एंड उसके अंदर मैं सी आउट करवा लेती हूँ, लेट्स से ड्राइंग, ओके, अ शेप, ड्राइंग अ शेप, ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ पर एंड एल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन देखो ये जो है अभी मैं वापस से यही ड्रॉ फंक्शन को मुझे दूसरे एक क्लास में बना रही होंगी जो कि होगा मेरी क्लास, लेट्स से सर्कल होगी वो क्लास, है ना। उसके अंदर मैं इसको इनहेरिट करवा लेती हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर मैं उसको इनहेरिट करवा लेती हूँ एंड देन इसके बाद मैं एक पब्लिक फंक्शन यहाँ पर भी बना रही हूँ एंड इसके अंदर भी मैं वही ड्रॉ फंक्शन को यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया कौन सा वाला, ओवरराइड, हमारा जो ओवरलोडिंग वाला था, है ना। तो ओवरलोडिंग वाला हम सेम क्लास के अंदर करेंगे, है ना। सेम क्लास के अंदर दो हमने सेम नाम के फंक्शंस बना लिए, लेकिन अगर दोनों क्लास अलग अलग है एंड तो उसके अंदर अगर मैंने सेम किया तो यहाँ पर ऐसा होना मतलब इट इज
मतलब कंफ्यूजिंग फॉर कंपाइलर। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको बनाना होगा वर्चुअल, ठीक है। अगर अभी वर्चुअल नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा होल्ड ऑन करो, यूनिट 2 में पूरा वर्चुअल मैंने अच्छे से आपको समझाया है, क्यों यूज होता है, क्या ये सब एक्सप्लेन किया है वहां पे। तो देन यहाँ पर देखो, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर बनाया वॉइड ड्रॉ, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम है, तो यहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, मेथड ओवरराइडिंग बोला जाता है। तो उसी से याद रखो कि यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा ओवरराइड वाला फंक्शन, ठीक है। ओवरराइड ये कीवर्ड यूज कर लिया हमने, इससे क्या समझ में आएगा कि ये जो ड्रॉ फंक्शन यहाँ पर है वो इसको ओवरराइड कर रहा है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर मैं सेम क्या कर रही हूँ, जैसे इसके अंदर मैंने लिखा सिंपल, मैं यहाँ पर सी आउट करवा देती हूँ, क्या, सिंपल ड्रॉइंग अ सर्कल, ओके, ड्रॉइंग अ सर्कल, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, सर्कल के लिए। अब आप चाहो तो ऐसे ही कितने भी क्लासेस बना सकते हो। लेट्स से यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्क्वायर भी एक और, है ना। एंड उसके अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, वापस से उसके अंदर मैं पब्लिक एंड शेप की जो प्रॉपर्टीज है मेरे क्लास की वो सब यहाँ पर ले रही हूँ। एंड सिमिलर पैटर्न में मुझे यहाँ पर बनाना होगा पब्लिक, एंड दैट्स इट। यहाँ पर सेम आपको वॉइड करना होगा, ड्रॉ सेम फंक्शन देखो मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे ओवरराइड यूज करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर मैं सी आउट करवा रही होंगी, क्या, ड्रॉ अ स्क्वायर, है ना, ड्रॉ अ स्क्वायर, सिंपल ऐसे बना लिया मैंने इसके अंदर। तो हर टाइम मैंने क्या किया, हर टाइम मैंने मेरे ड्रॉ फंक्शन को ओवरराइड किया जो कि मेरे शेप क्लास के अंदर प्रेजेंट है ना। तो देखो अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, मुझे ड्रॉ अ सर्कल और ड्रॉ अ स्क्वायर यही मुझे प्रिंट करवाने हैं दोनों। तो मैं कैसे करूंगी, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगी शेप, एंड यहाँ पर अब मैं यूज करूंगी पॉइंटर्स का, ठीक है। तो देखो हर चीज रिलेटेड टू यूनिट 2 ही है, इसीलिए मेरा रीजन था कि ये पार्ट को थोड़ा सा मतलब होल्ड करना एंड देन यूनिट 2 स्टार्ट कर देना, है ना। या मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि यार मैंने इसको छोड़ दिया एंड देन यूनिट 2 मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसका यही मोटो था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए जो कि यहाँ पर आपको यूजफुल है ना। तो आपने जब वहां पढ़ लिए होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको वो समझ में आ रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉइंटर बना दिया, एंड लेट्स से मैं शेप एक पॉइंटर यहाँ पर क्रिएट कर लिया, एंड नाउ अब मैं कॉल कर रही हूँ। तो सपोज मैंने एक सर्कल है, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट्स से सर्कल ही, ठीक है। उसके बाद मेरा स्क्वायर वाला क्लास है, उसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्ट है वो बना दिया स्क्वायर ही, ठीक है, सिंपल। तो अब देखो, अब मैंने जो शेप बनाया है ना, शेप विच विल बी इक्वल टू एड्रेस, एड्रेस किसका, तो सर्कल का, समझ में आ रहा है, सर्कल का। सिंपल याद रखो, यहाँ पर मैंने जैसे कि ये सर्कल है एंड यहाँ पर शेप है, शेप जो है अब ये हमारा बेस क्लास बन चुका है इन दोनों के लिए, ठीक है। तो लेट यहाँ पर मुझे शेप का कैपिटल करना पड़ेगा, ओके ओके, दैट्स इट। यहाँ पर शेप मैंने नहीं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओके सिंपल वेट, यहाँ पर जो मैंने पॉइंटर क्रिएट किया है उसके लिए मैंने यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। अब ये भी पूरा पॉइंटर्स का ही टॉपिक है, एड्रेस का, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा स्किप कर दो अगर यूनिट 2 नहीं देखा है तो, ठीक है। ये एड्रेस कर लिया, एंड यहाँ पर सर्कल का एड्रेस हमने शेप के अंदर क्या कर लिया, असाइन कर लिया। अब हमें कॉल करना है, मुझे किसको कॉल करना है, मेरे सर्कल वाले, ये जो सर्कल था ना इसके ड्रॉ फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगी, सिंपली मैं लिखूंगी शेप, है ना, उसके बाद मैं ये यूज करूंगी, एंड देन मैं ड्रॉ जो मेरा फंक्शन है वो यहाँ पर मैं कॉल कर लूंगी, ठीक है। तो सिंपल अब मैंने यहाँ पर क्या कॉल किया, सर्कल वाला ड्रॉ फंक्शन कॉल किया। सिमिलरली अगर मुझे स्क्वायर वाला कॉल करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी शेप विच इज इक्वल टू, अब मैं इसके अंदर एड्रेस स्टोर करवाऊंगी स्क्वायर वाली क्लास का, एंड देन अब मैं यहाँ पर शेप ले लूंगी किसका, एंड देन उसके अंदर मैं ड्रॉ फंक्शन को कर लूंगी कॉल। तो देखो दोनों अलग अलग कॉल होंगे, देखो दोनों भी अलग अलग कॉल होंगे, यहाँ पर कॉल होगा सर्कल वाला, यहाँ पर कॉल होगा स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ड्रॉइंग अ सर्कल, ड्रॉइंग अ स्क्वायर। तो लेट्स सी कंपाइल करके हमें ड्रॉइंग अ सर्कल एंड ड्रॉइंग अ सर्कल एंड ड्रॉ स्क्वायर, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया आउटपुट में। समझ में आ गया कि हम सेम फंक्शन को कैसे अलग अलग कॉल कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैंने आपको सब बता दिया, जैसे अभी देखो आपको समझ में आ गया कि मैनी फॉर्म्स उसको क्यों बोला जाता है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, जो कि आपका कंपाइल टाइम, मैंने एग्जांपल बताया वो। मेथड
मेथड ओवरराइडिंग जो अभी हमने एग्जैक्टली किया है ना, आपका मेथड ओवरराइडिंग वाला, यानी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बाकी डायनामिक बाइंडिंग, यानी कि इसके अंदर एक्स्ट्रा आप पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ये सब चीजें हो रही होती हैं। तो आप होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या है ना। जो कॉन्सेप्ट्स थे वो यहाँ पर सब खत्म होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया, एनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, इनहेरिटेंस पढ़ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया। यही 4 पिलर्स होते हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है। तो सिंपल बेसिक हमने उनका पढ़ लिया। एग्जाम मतलब एग्जैक्टली उनका जो यूनिट्स है उनके लिए डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर सिर्फ उनकी बेसिक नॉलेज ही इनफ होती है। तो दैट्स इट। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस इन C++, तो सिंपल हमारे पास हम क्या करते हैं, कोड के अंदर फंक्शंस बना रहे होते हैं, है ना। तो फंक्शंस को भी आपको बनाने का टाइप्स होते हैं, ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस एंड सिंपल एक नया कोड मैं यहाँ पर बना लूंगी, सिंपल फ्रेश कोड। ओके, तो सिंपल आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो फंक्शन वाला है ना, इसके अंदर हमें प्रोटोटाइपिंग, एक्सेसिंग, डिक्लेरेशन, ये सब होते हैं अंदर पार्ट्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। ये गारंटीड क्वेश्चन है एंड बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, मतलब बहुत इजी है, बस मुझे एक्सप्लेन करने में आपको टाइम लगेगा। फंक्शन के अंदर हम प्रोटोटाइप क्या होता है, एक्सेसिंग क्या होती है, डिक्लेरेशन क्या होता है, सिंपल आपको मैं एग्जांपल थ्रू बताऊंगी। तो सबसे पहले फंक्शन इन C++ क्या होते हैं भाई, हमें पता है फंक्शन क्या होता है। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है ना। हमें वही कोड बार बार अपनी प्रोग्राम में ना लिखना पड़े, अगर यूज है तो हम सिंपल उसका एक फंक्शन बना लेते हैं एंड जहां पर भी वो यूज होगा मेन फंक्शन में उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, एक C++ के अंदर सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड है, वहां पर हम अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं टास्क को, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, तो इट प्रोवाइड्स द सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, इट अलाउज द कंपाइलर टू नो अबाउट द फंक्शन बिफोर इट इज डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ टास्क। तो सिंपल फंक्शन प्रोटोटाइप, एक्सेसिंग और डेफिनेशन उसका हम सिंपल यहाँ पर देख लेंगे। तो सिंपल मेन फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, मेन फंक्शन के अंदर आने से पहले आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इंट में एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जो कि होगा ऐड फंक्शन। अब उसके अंदर मुझे चाहिए 2 वेरिएबल्स A और B, तो उसके लिए मैं बना लेती हूँ इंट A और इंट B, है ना। तो ये मैंने फंक्शन बना लिए इसके अंदर, सिंपल आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है, ये क्या है, आपको ये तो समझ में आया ना। तो बस यही है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप। सिंपल इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऐड नाम का है और उसके अंदर क्या क्या मतलब वेरिएबल्स होने वाले हैं, जैसे कि इंट A और इंट B। तो बस यही होता है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप, समझ में आ गया ना। अब मेन फंक्शन के अंदर हम आ जाते हैं एंड इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, लेट्स से एक वेरिएबल रिजल्ट, जिसके अंदर मैं कॉल करूंगी मेरे ऐड फंक्शन को। तो अगर मुझे ऐड फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे सिंपल लिखना होगा ऐड, एंड उसके अंदर जैसे कि इंट A और इंट B है, तो वैसे ही मुझे 2 इंटीजर्स को पास करना होगा, है ना। तो सपोज मेरे पास मैं 2 इंटीजर्स को पास कर रही हूँ, 5 और 3, ठीक है। तो मैंने 2 इंटीजर्स को पास कर दिया। तो बताओ यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर मैंने एक्सेस कर लिया। तो यही होता है एक्सेसिंग द फंक्शन, समझ में आया है ना, कितना इजी है ये टॉपिक। बस इसके अंदर आपको करना है अब सी आउट, है ना। सी आउट समझ लो, सब मैं कर रही हूँ सम, है ना। अब ये मुझे अगर प्रिंट करवाना है तो मैंने ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर स्टोर करवा लिया है, रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा लिया है। तो बस उस रिजल्ट को मैं यहाँ पर कर लूंगी एंड एल, समझ में आ गया। तो बस ऐसे करना है इसको, इससे ज्यादा कुछ मतलब लगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर हमने एक्सेसिंग देख लिया, समझ में आ गया, प्रोटोटाइप देख लिया, समझ में आ गया। अब फंक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, है ना। फंक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर होना क्या है। हमने तो सिर्फ ऐड लिखा है, हमने कहीं पर प्लस नहीं लिखा, हमने कहीं पर ये करके नहीं दिखाया कि A + B होना चाहिए और फिर रिटर्न होना चाहिए हमारे पास रिजल्ट, है ना। ये तो हमने बताया ही नहीं। तो वो होता है आपके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन के बाहर हम आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ, ओके। तो फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे कि इंट ऐड है आपका, है ना, उसके अंदर क्या था, सेम आपको वही चीज लिखनी है। देखो मैं आपको एकदम सिंपल बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ, जो कि आपका था फंक्शन प्रोटोटाइप, है ना। तो बस आप इसको कर लो कॉपी
है ना, एंड यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कर लो पेस्ट। अब बस इसके अंदर आपको वैल्यू ऐड करनी है। क्या आपको रिटर्न करवाना है मुझे बताओ? तो आपको रिटर्न करवाना है a प्लस बी, राइट। तो बस हमने उसका लॉजिक दे दिया। तो यही होता है आपका डेफिनेशन, एंड जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो 5 + 3 8 आपको यहाँ पर आके प्रिंट हो रहा होगा। समझ में आ गया? तो बस आपको ऐसे ही करना है। एंड आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आता जरूर है। तो आपको यहाँ पर प्रोटोटाइप, एक्सेसिंग और डेफिनेशन, ये 3 पार्ट्स ऑफ फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। हमेशा याद रखो, प्रोटोटाइप आपके मेन फंक्शन के बाहर होता है, आपका एक्सेसिंग मेन फंक्शन के अंदर होता है, और डेफिनेशन भी मेन फंक्शन के क्या होता है, बाहर होता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन, एंड इनके यहाँ पर मैंने सब परफेक्टली डेफिनेशंस दे दिए हैं। देखो प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर function, allowing the compiler to verify that the function is called correctly. The function prototype is declared before the function's definition. Okay, then एक्सेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, डेफिनेशन से पहले प्रोटोटाइप होता है, फिर एक्सेसिंग। टू यूज अ फंक्शन यू नीड टू कॉल इट, तो हम कॉल कर रहे हैं उसको फंक्शन के अंदर, जो कि अनदर पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम होगा। दिस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द फंक्शंस नेम एंड द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, देखो एक चीज अच्छे से याद रखना, ये जो इंट ए और इंट बी है ये है पैरामीटर्स, और यहाँ पर जो मैंने उनके अंदर वैल्यू दे दी है उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना। So when the function is called, the program jumps to the function code, executes it and then returns to the point where it was called, है ना। और यूटिलिटी मतलब अपना आपको बस इतना याद रखना है, एंड आपको सिर्फ इनको एक्सप्लेन कर देना है, प्रोटोटाइप को, एक्सेसिंग को और फंक्शन डेफिनेशन को। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम ओवर हियर एंड देन लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, इनकी नॉलेज तो हमें है ही, हमने बहुत बार उनको यूज भी कर लिया है ना। यूनिट 2 में भी कितनी बार हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, मतलब ज्यादातर यूजुअली हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है। क्यों यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर? टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन के अंदर कॉल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अपोजिट काम करता है डिस्ट्रक्टर। समझ में आया? तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड एंड इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो मैंने आपको बताया। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज अनदर स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ क्लास इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तब डिस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग अप द रिसोर्सेज लाइक मेमोरी दैट वर एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। समझ में आया? तो सिंपल इतना याद रखो, कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हो। समझ में आ गया? तो सिंपल, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट को, और डिस्ट्रक्टर क्लीन अप करने के लिए यूज होता है ना। तो मैं इसका कोड करके आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दूं, है ना, कितना ज्यादा सिंपल है, ये तो हमें आता ही है एग्जैक्टली। तो इसको भी मैं यहाँ पर एक मेन फंक्शन बना लेती हूँ, रिटर्न 0, दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं एक क्लास बनाती हूँ। ऑफ कोर्स ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्लास के अंदर ही होते हैं, ये भी याद रखना। तो क्लास आपका सपोज एक मैं डेमो क्लास बना रही हूँ, एंड इसके अंदर मेरा पब्लिक स्पेसिफायर है जिसमें मुझे अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हमेशा याद रखो कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है आपके क्लास नेम के। तो क्लास नेम क्या है मेरा? डेमो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेमो, एंड सिंपल मैंने ये बना लिया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अब जब ये कॉल होगा तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि हमें समझ में आए कि हाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, देखो हम ये कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, डेमो जो है ना ये ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर भी हम कॉल नहीं करेंगे। क्यों? देखो क्योंकि ये है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। समझ में आ गया? तो ये हमने एक क्लास बना ली, डेमो क्लास। अब देखो ये जैसे कि मैंने ये बनाया कंस्ट्रक्टर, अब वैसे ही आपको डिस्ट्रक्टर बनाना है। तो मैंने तो आपको बोला है कि दोनों का नाम सेम होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो आपको सिर्फ सेम नाम लिखना है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला सिंबल ऐड कर देना है जो कि होगा डिस्ट्रक्टर का, एंड नाउ दिस बिकम्स द डिस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर आप सी आउट करवा लो क्या, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, है ना, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, सिंपल,
एंड यहाँ पर मैं करवा दूंगी एंडल, सिंपल। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर और ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टर। अब मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ जो कि मेरा डेमो क्लास है एंड उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बस। इससे ज्यादा मुझे कुछ करना है क्या? नहीं। जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका क्या कॉल हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? एट द एंड ऑफ द स्कोप, यानी कि जैसे ही आप रिटर्न 0 लिख दोगे, यानी कि एंड कर लोगे, तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। समझ में आ गया? तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं अपना कोड रन कर लूं, तो देखो मुझे समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। तो ये कब होता है? ये होता है तब जब आप, देखो सपोज मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करूं, है ना, ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं करूं, तो मेरा यहाँ पर क्या ही होगा? देखो, इसको मैं रन करूंगी तो कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट नहीं किया, है ना। तो सिंपल यहाँ पर आपको करना होगा डेमो एंड ऑब्जेक्ट आपको एक क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यही होता है किसके अंदर? आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के अंदर। तो सिंपल आपको इनका जो यूज है ना वो ही पता होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। एंड यस, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के अंदर देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इजी है ये दोनों भी। डिफॉल्ट के अंदर क्या होता है? ये कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता। अब देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि मतलब अभी यहाँ पर वो कोड नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं जो हम फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर दे देते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि हम फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी वैल्यूज को दे रहे होते हैं। तो जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यानी कि जो कि इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, ठीक है। सो दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट्स टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, वो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका कोड करके हम देख लें, इजीली इसका भी कोड हो जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं इसको कर लेती हूँ डिलीट, तो इसको पूरे को ही डिलीट करती हूँ एंड लेट्स मेक अ न्यू फ्रेश कोड। एंड जैसे कि हम क्लास से डील करने वाले हैं डेफिनेटली, तो मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे एंड लेट्स से क्लास है पर्सन का, ठीक है, पर्सन। एंड इसके अंदर मैं पब्लिक, इसके अंदर मैं एक स्पेसिफायर बना दूंगी एंड इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करती हूँ, लेट्स से नेम और एक इंट एज, ठीक है। सिंपल, मैंने एक नेम ले लिया और एक एज ले लिया। अब मुझे बनाना है कंस्ट्रक्टर इसका, तो सिंपल कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो मेरी क्लास का नाम हो, जो कि होगा पर्सन। एंड सिंपल बस इतना ही मैंने इसके अंदर लिखा, एंड इसके अंदर बस इतना ही मैंने अब जब लिख दिया ना, तो ये क्या हो गया? मेरा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। समझ में आ गया? तो बस आपको ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्योंकि इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस के अंदर, ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है ना। और जो भी मैं मेंशन करूंगी, लाइक मैं जो इसको जो इनिशियलाइज करवाना है, तो सपोज मैं इनिशियलाइज करवा रही हूँ एज अननोन, है ना, अननोन, ठीक है। तो ये मैंने इनिशियलाइज करवा दिया नेम को, और एज को मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ एज 0, ठीक है। तो ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। समझ में आ गया? ऐसे होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं आपको बताऊं कि आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करना है। तो सेम जैसे कि कंस्ट्रक्टर ये है, तो नाम तो आपका सेम ही होने वाला है, लेकिन अगर ये पैरामीटराइज्ड है तो आपने जो ये स्ट्रिंग नेम और इंट एज यहाँ पर बनाया हुआ है ना, तो आपको स्ट्रिंग यहाँ पर मेंशन करना होगा एंड आपको नेम के लिए आपको कोई और वेरिएबल यहाँ पर बनाना होगा, जैसे कि लेट्स से n मैंने यहाँ पर बनाया है, और इंट के लिए जैसे कि एज है उसका वेरिएबल, तो उसके लिए कोई और वेरिएबल बनाना होगा, लेट्स से a, ठीक है। तो ये होता है पैरामीटराइज्ड, एंड इसके अंदर फिर आपको करना होगा इन वैल्यूज को असाइन ऐसे, ठीक है। नहीं तो ये क्या हो जाते हैं, फिर ओवरलोड हो जाते हैं। तो ये हो गया एज विच इज इक्वल टू a। समझ में आ गया? तो n की वैल्यू नेम में स्टोर हो जाए, a की वैल्यू एज में स्टोर हो जाए। तो अगर ऐसा है तो ये हो जाता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
समझ में आया? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो आपको समझा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करना है। सिंपल आपको सादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं है पैरेंथेसिस में। पैरामीटराइज्ड के अंदर वो पैरामीटर्स होंगे जो कि हमने यहाँ पे पहले डिफाइन कर लिए हैं एंड उनको हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड का। अब कॉपी के अंदर हम क्या करते हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपल हम क्या करना होता है, देखो जैसे कि ये पर्सन है, ठीक है, ये हो गया आपका पर्सन, आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। इसके अंदर आपको सिंपल यहाँ पर लिखना होता है कांस्टेंट, ठीक है, एंड जो आपकी क्लास का नाम है जो कि आपका है कंस्ट्रक्टर पर्सन, एंड उसके अंदर आपको @ एक कोई बनाना पड़ता है, जैसे कि लेट से मैं P बना रही हूँ उस पर्सन के लिए, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली इसके अंदर कॉपी करवा रही हूँ ना, तो मुझे एक न्यू मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ P एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, सपोज मेरा नेम है ना, उसके अंदर मैं P डॉट नेम कर दूंगी। समझ में आ गया? तो ये हो रही है यहाँ पर कॉपी। सपोज यहाँ पर एज है तो P डॉट एज कर दूंगी, ठीक है। तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझ में आ गया? तो यही इसका सिंटैक्स होता है, ये हमेशा इसको याद रखना है हमें, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो बस ऐसे ही आपको इसको अच्छे से याद रख लेना। यही 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब बस कंस्ट्रक्टर लिखकर कुछ होगा क्या? तो नहीं, तो मैं एक डिस्प्ले फंक्शन भी लिख देती हूँ, सपोज वॉइड डिस्प्ले, एंड इसके अंदर मैं सी आउट करवा लूंगी नेम को, ठीक है, एंड यहाँ पर नेम आ जाएगा अपना, ओके, एंड इसको यहाँ पर ही क्लोज कर देते हैं। सी आउट के अंदर बाद में लिखते हैं एज, ठीक है, एज लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं पास कर दूंगी एज को, ठीक है ना। तो सिंपल मैंने एज लिख लिया एंड अपना नेम लिख लिया, एंड मैं यहाँ पर करवा लेती हूँ एंडल, ओके, दैट्स इट। तो सिंपल ये हमारी बन गई क्लास, है ना, क्लास बन गई। अब मेन फंक्शन के अंदर देखो हम कॉल कैसे करेंगे। तो डिफॉल्ट के लिए मैं एक पर्सन और मैं एक पहली जो मैं अपना बनाऊंगी, पहला अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, सिंपल मैंने उसके अंदर कुछ नहीं दिया, तो ये हो गया मतलब एक कंस्ट्रक्टर जो कि मेरे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करेगा। अब अगर मुझे पैरामीटराइज्ड को कॉल करवाना है तो मैं सेम लिखूंगी पर्सन, है ना, लेकिन मुझे अब पैरेंथेसिस में देनी होंगी वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यूज जो है इसके अंदर दी है, ये पैरामीटराइज्ड है। तो स्ट्रिंग एन और इंट है, तो स्ट्रिंग के अंदर मुझे कोई स्ट्रिंग देनी होगी, यहाँ पर सपोज लेट्स से ज़ैफा, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर देनी होगी एज सपोज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लूंगी कॉमा एंड 19, ठीक है। तो ये हो गई मेरी एज कॉल। तो सिंपल यहाँ पर मैं यहाँ पर सेमीकोलन दे दूंगी, तो यहाँ पर ये किसको कॉल करेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। समझ में आ गया? तो अब मुझे अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है तो नाम तो सबके सेम ही है ना, नाम तो सबके सेम है, लेकिन वहां पर अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉपी वाले के अंदर मैंने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी कि एक एज पी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो मुझे इसके अंदर देखो सपोज वेट, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है ना, तो सिंपल आपको पर्सन के बाद एक ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा, लेट्स से P2, उसके बाद वो वैल्यू आएगी, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होगा P3 लेट्स से। उसके अंदर आप क्या करोगे, मुझे कॉपी करवाना है यही वाला कंस्ट्रक्टर जो मैंने P2 में बनाया है, तो सिंपल आपको उस कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब आपको इनको कॉल करवाना होगा, तो कॉल करने के लिए हमने एक फंक्शन लिख दिया था डिस्प्ले फंक्शन, तो सिंपल यहाँ पर आप करवा दोगे डिस्प्ले, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर अब मैं इसको P2 के लिए कर देती हूँ एंड यहाँ पर इसको कर देती हूँ P3 के लिए। तो आप पहले देखोगे तो देखो अभी आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा के देखना होगा कि इसमें रन करने के बाद हमें आउटपुट क्या आएगा। तो पहले तो आएगा जैसे कि यहाँ पर नेम लिखा है, तो पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो डिफॉल्ट में आएगा हमारा नेम अननोन और एज 0 आ जाएगी, है ना। उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, वेट मैं यहाँ पर कर लेती हूँ ना एक ऐसे, ठीक है, क्योंकि नेम के बाद हमें एग्जैक्टली एज मिल जाए, ओके, लाइक दिस। हाँ, उसके बाद हम पैरामीटराइज्ड कर रहे होंगे, तो पैरामीटराइज्ड में मैंने क्या दी है, वैल्यूज वो आएंगी, एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी वही वैल्यूज आएंगी जो मैंने P2 के अंदर दी, क्योंकि वो उसी को कॉपी कर रहा है ना। तो देखते हैं इसको रन करके हमारे पास क्या आंसर आते हैं।
देखो नेम में आया अननोन और एज 0, फिर वापस नेम में वही आया हुजैफा एंड 19 एंड अगेन वापस से वही चीज कॉपी हो गई जो कि थी P2 के अंदर। समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होते हैं। सो दैट्स इट, यही होता है आपके कंस्ट्रक्टर के टाइप्स, है ना। समझ में आ गए कंस्ट्रक्टर के टाइप्स, याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ हम इनलाइन फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन और स्टैटिक मेंबर्स। तो पहले स्टैटिक मेंबर्स देख लेते हैं। स्टैटिक मेंबर्स क्या है, ये बिलोंग करते हैं टू अ क्लास रेदर देन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स आर शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। ठीक है, ये एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स के, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास के, उन सब के साथ शेयर होते हैं। और स्टैटिक फंक्शंस कैन ओनली एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स को हम सिर्फ स्टैटिक फंक्शंस का यूज करके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देख लो, static member variables and functions are shared by all objects of a class. They belong to the class itself rather than to individual object, है ना। This means that all objects of a class share the same static member and any changes made to the static member affect all of the objects, है ना। हम क्या कर लेते हैं, इसका कोड करके देख लेते हैं, फिर ही आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है ये। तो सिंपल मैं अपना फ्रेश कोड यहाँ पर लिख लेती हूँ एंड देन हम क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से क्लास एंड क्लास का नाम लेट्स से माई क्लास। ओके, माई क्लास एंड दैट्स इट। यहाँ पर अब मैं एक बनाऊंगी पब्लिक वेरिएबल। तो अभी आपको समझ में आएगा कि हम स्टैटिक मेंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते थे, लेट्स से इंट एंड मैं उसके अंदर सपोज क्या एग्जाम्पल लें, तो काउंट ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, है ना। तो हम ऐसे डिफाइन करते थे एक वेरिएबल को, लेकिन अगर मुझे इसको स्टैटिक बनाना है तो मुझे इससे पहले लिखना होगा स्टैटिक। समझ में आ गया। तो देखो इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, ये एक कीवर्ड है ना। तो ये हो गया अब हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल, और ये तभी कॉल होगा जब हम स्टैटिक फंक्शन लिख रहे होंगे, है ना, स्टैटिक फंक्शन कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल। कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं एक बना लेती हूँ, लेट्स से एक कंस्ट्रक्टर ओनली। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिख लेती हूँ माई क्लास एंड इसके मैं सिंपल इसके अंदर एक काम कर लेते हैं, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे इसके अंदर, है ना, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। और एक फंक्शन मैं बनाती हूँ। ठीक है, फंक्शन भी आप स्टैटिक बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने एक वॉइड फंक्शन बनाया है एंड उसके अंदर मैं लिख रही हूँ शो काउंट, है ना, शो काउंट। तो ये हो गया मेरा, अब देखो ये मैंने ऐसा बना दिया एक फंक्शन। अब मुझे इसको स्टैटिक बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, स्टैटिक कीवर्ड को ऐड करना होगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक फंक्शन, ये था स्टैटिक वेरिएबल, ये बन गया स्टैटिक फंक्शन। समझ में आया। अब इसके अंदर मैं सी आउट करवा सकती हूँ। कैसे सी आउट करवाऊंगी, इसके अंदर काउंट, है ना, काउंट, एंड इसके बाद मैं पास कर दूंगी काउंट वेरिएबल को एंड लेट से यहाँ पर आ जाएगा एंडल। ठीक है, तो ये सिंपल हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया। तो ये क्या होगा, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया और ये स्टैटिक फंक्शन हो गया। कहीं पर भी चेंजेस अगर हम करेंगे तो वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंज करेगा, यानी कि यही सेम हम सारे ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे उसके लिए होगा। तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना होता है स्टैटिक वेरिएबल को। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल यानी कि जो हमने यहाँ पर बनाया स्टैटिक इंट काउंट, है ना, तो उसको हमें करना होता है पहले इनिशियलाइज। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास के बाहर, ओके, इंट हमारे क्लास का नाम जो कि था मेन क्लास, माई क्लास, है ना, उसको अगर हमें करवाना है इनिशियलाइज तो थोड़ा ध्यान दो, हमें यहाँ पर लिखना होता है स्कोप रेजोल्यूशन, जो कि आपका होता है डबल कोलन, ओके, एंड देन हम लिखते हैं काउंट एंड देन उसको इनिशियलाइज करते हैं 0। ठीक है, तो ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया हमने स्टैटिक वेरिएबल को। अब हम इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर आ सकते हैं। अब हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे हम उनके लिए हम सेम अपना एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। कैसे, सपोज अब जैसे कि माई क्लास है, मेरा क्या है, माई क्लास मेरा क्लास है, उसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1, तो आप ऐसे बना सकते हो ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, तो आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बना सकते हो, कोई एरर आपको नहीं आएगा। एंड देन आपको जब मतलब स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, देखो माई क्लास। अब आपको स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल को कॉल करके इनिशियलाइज किया तो हमने स्कोप रेजोल्यूशन यूज किया, तो यहाँ पर भी हम स्कोप रेजोल्यूशन यूज कर रहे होंगे एंड यहाँ पर हम लिख रहे होंगे शो काउंट, जो कि हमारा
मेथड था, है ना, दैट्स इट। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया स्टैटिक फंक्शन को, एक्सेस कर लिया स्टैटिक फंक्शन को। मुझे बताओ कुछ हार्ड था इसके अंदर? नहीं ना, बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी, सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी। ओके, सो यही आपको करना है किसके अंदर, एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स के लिए, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर कितने हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल काउंट कर रही थी मैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, है ना। तो कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हमने, 3 क्रिएट किए, तो मेरे पास काउंट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो देखो काउंट क्या आया मेरे पास, 3 काउंट आया। समझ में आया इसका फंक्शनैलिटी कैसे होती है स्टैटिक मेंबर्स की? तो बस ऐसे ही, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये कंस्ट्रक्टर बना के उसको काउंट प्लस प्लस किया, ताकि हमारा जो काउंट है वो इंक्रीज होता रहे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट 4 भी बना दूं एंड देन रन करूं, तो मेरे पास 4 आना चाहिए काउंट। तो यहाँ पर मेरे पास काउंट आ गया 4। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि हमने कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, एंड यही होता है स्टैटिक के अंदर। समझ में आ गया? तो ये हो गए आपके स्टैटिक मेंबर्स। आई होप समझ में आया होगा हमने क्या किया है इसके अंदर एग्जैक्टली, है ना। तो अब मैंने एक रखा था इनलाइन फंक्शन, ठीक है, जो हम बाद में पढ़ रहे, मैंने बोला था। तो ये लास्ट टॉपिक है अब, ठीक है, इनलाइन फंक्शन। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये सजेस्ट करता है टू द कंपाइलर टू इंसर्ट द कोड डायरेक्टली इनटू द कॉलिंग कोड टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड। यानी कि डायरेक्टली हम जो कोड है वो कॉलिंग, जो देखो जैसे कि हम क्लास कॉल करते हैं ना, वैसे ही है, लेकिन इनलाइन फंक्शन अगर हम यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्टली हम जब इनलाइन फंक्शन को कॉल करते हैं तो डायरेक्टली हमारा कोड वहां पे चला जाता है और वो डायरेक्टली हमारे मेन मतलब कोड के अंदर ऐड हो जाता है, ऐसा समझते हैं इसको। तो इनलाइन फंक्शन क्या है, इट इज अ सजेशन टू द कंपाइलर टू इंसर्ट द कोड ऑफ फंक्शन डायरेक्टली एट द पॉइंट ऑफ कॉल, है ना। जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो जो फंक्शन का हमने कोड लिखा हुआ होता है वो डायरेक्टली मतलब इंसर्ट हो जाता है। तो ये रिड्यूस करता है फंक्शन कॉल के ओवरहेड को, लेकिन इट इज नॉट गारंटीड दैट द कंपाइलर विल ऑलवेज इनलाइन द फंक्शन। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो आपको मैं इनलाइन फंक्शन का छोटा सा कोड करके अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिड्यूस कर देती हूँ, CPP आ गया हमारे पास हमारा कोड। अब देखो आपको इनलाइन फंक्शन बनाना है, तो ये चीज याद रखना कि इनलाइन फंक्शन हम मेन फंक्शन के बाहर बनाते हैं एंड हम देते हैं इनलाइन। जैसे अभी हम स्टैटिक दे रहे थे, सेम वैसे। ओके, अब यहाँ पर हम एक फंक्शन में वेरिएबल बना रही हूँ, लेट्स से स्क्वायर, एंड उसके अंदर मैं अब जैसे कि इसको फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पर मैं इंट लिख देती हूँ x, है ना। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर के लिए, ठीक है, जो हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 7, तो वैसे मैं एक फंक्शन बना रही हूँ। तो मैंने एक सिंपल, जैसे कि हम फंक्शन बनाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इंट स्क्वायर, सिंपल ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं उसको इनलाइन बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर उसको ऐसे लिख रही हूँ एंड वो कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर क्या देना है, मुझे रिटर्न करवाना है x इंटू x। समझ में आ गया? तो मैंने स्क्वायर का जो भी फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पर लिख दी। अब मेन फंक्शन के अंदर हम सिंपल कर सकते हैं सी आउट, है ना, और यहाँ पर करेंगे हम स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ लेट्स से 5, है ना, स्क्वायर ऑफ 5, एंड यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। ये क्या है, मेरा स्क्वायर है, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको कॉल कर रही हूँ एंड इसके अंदर मुझे इंट x, इंट वैल्यू देनी होगी कोई, तो वो मैं यहाँ पर दे दूंगी लेट्स से 5, जैसे कि हमने लिख लिया, एंड यहाँ पर एंड एल, तो एंड एल। तो सिंपल आपको देखो जब आप इसको रन करोगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर ऑफ 5 25। देखो स्क्वायर ऑफ 5 25। तो इनलाइन फंक्शन ऐसे वर्क करता है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ जब आप कॉल करते हो तो डायरेक्टली आपका जो कंपाइलर है वो पूरे कोड को इधर इंसर्ट कर लेता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इनलाइन फंक्शन। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन भी है, जो कि आप देखोगे तो सिलेबस में आपको लास्ट में दिख रहा होगा फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास इवन दो इट इज नॉट मेंबर ऑफ दैट क्लास। तो ये फंक्शन जो है मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है यूनिट 2 के अंदर, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे उस वक्त। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने बार बार यूनिट 1 में भी एंड यूनिट 2 में भी इसको दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, हमने वहां पर भी पढ़ लिया, तो आपको सिंपली अब यूनिट 2 तो आपको पढ़ना ही है ना, एक यूनिट पढ़ के बिल्कुल मत जाना, स्किप मत करना। तो आपको क्या करना है, जब आप वो पढ़ रहे होगे तो ये फ्रेंड फंक्शन की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सिंपल मैं आपको अभी बता देती हूँ डेफिनेशन। अ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास बट इज अलाउड टू एक्सेस इट्स प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो हम फ्रेंड फंक्शन यानी मैंने आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे से पता एक्सप्लेन किया था कि अगर प्राइवेट मेंबर होता है किसी क्लास का और वो हमें एक्सेस करना होता है तो हम सिंपल उसके फ्रेंड बन जाते हैं, एंड उसको फ्रेंड बनने के लिए हम उधर मतलब उसी क्लास में हम फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करते हैं एंड देन उस फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते हैं। समझ में आ गया? तो इनडायरेक्टली हम प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर पाते हैं, ये काम होता है फ्रेंड फंक्शन का। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, कैसे यूज करना है ये सब यूनिट 2 के अंदर किया हुआ है।
सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, वहां पर आप जाके वीडियो को देख लेना। वन शॉट भी मैंने आज ही अपलोड किया है, तो आप वहां से यूनिट 2 रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड आपका जो यूनिट 1 है वो यहाँ पर कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैंने बहुत ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स लिए हैं। उसके तो 4 पार्ट्स हो गए, है ना, एकदम स्टार्टिंग टू एंड मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया फ्रॉम बेसिक लेवल, ठीक है, जहां से आपको रिक्वायरमेंट होती है यूजुअली। जैसे कि हमें पता है कि डायरेक्टली ओओपी हमें दे दिया है, C++ हमें बिल्कुल भी सिखाया नहीं है कॉलेज में, तो हमें डायरेक्टली हम ओओपी से C++ सीख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से आपको बहुत बेसिक से लिया है, डेटा टाइप से सब कुछ चीजें मैंने पढ़ाई हैं। एंड डोंट वरी, ये सब आपके सिलेबस में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हर चीज हमने कैसे पढ़ी। अगर कोई भी अगर आपको प्रोग्राम में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूंगी। लेकिन बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, दैट इज सपोर्ट। आपको ये वीडियोस को शेयर करना है, इन प्लेलिस्ट को शेयर करना है अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स वगैरह में, ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सके। एंड आपको मैं मतलब नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको अगर नोट्स चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एग्जाम्स के एक दिन पहले, तो वो सब चीज आपको मिल जाएगी कहाँ पर। तो आपको मेरा गूगल फॉर्म की लिंक मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, दैट इज फॉर 2 मतलब ब्रांचेस, दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग और AIDS। और आपको और ब्रांचेस की चाहिए लाइक AIT या ANTC, जो भी अगर आप हो तो चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड आपकी अगर मुझे दिखे कि हाँ पब्लिक को चाहिए, तो मैं लेकर आऊंगी उसके लिए भी। लेकिन फिलहाल तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और AIDS ब्रांच से अगर आप हो, तो प्लीज नीचे आप रिस्पेक्टिव अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। एंड जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपको उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। उसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं एंड इनसेम के लिए बहुत कुछ आपके लिए प्रिपरेशन वहां पर हो जाएगी। तो वैसे भी वो कंप्लीट सेकेंड ईयर के लिए है, तो आपका ये तो पहला ही एग्जाम है उसका, है ना। तो दैट्स इट, आपको वहां से बहुत फायदा मिलेगा। बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है एंड आप भी वहां पर अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड यहाँ पर यूनिट 1 भी आपका कंप्लीट होता है, यूनिट 2 ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपका ओपी कंप्लीटेड हो गया आपके इंसान के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो प्रोग्राम्स की, अच्छे से कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।